देखो ये जो हमारे पास स्टार्टिंग से शुरू करें, जो हमारे पास है सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो है डीसी सर्किट का। डीसी सर्किट बोल दो या फिर कई जगह डीसी थ्योरी बोल देते हैं। अब डीसी थ्योरी के अंदर या डीसी सर्किट के मेन हमें डिस्कस करना है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है करंट के बारे में। उसके बाद है वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने एक कर, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे हम बात करते हैं, मान लो अभी एग्जाम चल रहा है यूपीपीसीएल का, यूपीपीसीएल टीजी 2 का, यूपी के अंदर। इस एग्जाम का अगर पैटर्न देखें, इस एग्जाम के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रखे हैं साथ में, तो साथ में इस एग्जाम का अगर एनालिसिस करते हैं, इसमें जो अपना एक तो आप वर्ड पढ़ते हो डीसी थ्योरी, दूसरा हमारे पास ये होता है डीसी सर्किट। ठीक है, अलग अलग नाम बोल देते हैं। इन दोनों का मिक्सअप करके, ठीक है, हम क्या बना सकते हैं, इसे बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम बोलते हैं। तो अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बोलो, चाहे डीसी थ्योरी बोलो, डीसी सर्किट बोलो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें जो डिस्कस करना है ज़्यादा, जो इस एग्जाम के अंदर जो रेसो रहा है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम हो किसी प्रकार के अंदर है, चाहे यूपी, चाहे राजस्थान के अंदर, चाहे अभी आगे लोको पायलट की वैकेंसी आएगी उसकी बात करें, तो किसी न हर एक एग्जाम के अंदर क्या है, इस चैप्टर से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कन्फर्म पूछे जाते हैं। और अगर मान लो हमारे पास, जैसे कि हरियाणा के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर एचएसएससी में 70% का टेक्निकल का रेशो है। इस 70% में से ये मान के चलते हैं अकेले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कम 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, कन्फर्म पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना होता है, इस चैप्टर के अंदर बात करें, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पूरी थ्योरी के अंदर, पूरी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट के बारे में हर एक चैप्टर में डिस्कस होता है। चाहे मोटर की बात करें, चाहे जनरेटर की बात करें, चाहे हमारे पास क्या है कोई अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, चाहे हमारे पास डीसी मोटर हो, चाहे इल्यूमिनेशन का पॉइंट हो, ट्रांसफार्मर हो, हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर करंट का तो जिक्र आता ही आता है। थ्योरी में करंट मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद करंट के बाद हमें डिस्कस करना होता है चार्ज के बारे में। आवेश, आवेश से ही बनता है सब कुछ, सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के कारण सब कुछ होता है। उसके बाद हमारे पास होता है वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज के कारण हमारे पास ये सारी चीज़ें एक्टिव होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रजिस्टेंस के बारे में। अकेला रजिस्टेंस ऐसा टॉपिक है, ये अगर रजिस्टेंस कंप्लीट कर लेते हो, कम से कम 3 से 4 नंबर पक्के रजिस्टेंस से। नाम रजिस्टेंस है लेकिन इसका टॉपिक थोड़ा सा लेंथी रहता है। सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं, रजिस्टेंस के अंदर जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है इनके, आर बराबर रो एल बटा ए, ये सारे जो पॉइंट हमारे पास है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर पावर के बारे में, पावर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर हमें डिस्कस करना होता है हमारे पास ओम्स लॉ के अंदर, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद इसी में केवीएल होगा, इसी में हमारे पास केसीएल होता है, ठीक है। और जो भी हमारे पास अलग अलग पॉइंट है, एनर्जी के बारे में होता है, ठीक है, हीट के बारे में है, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर तो एनर्जी वगैरह, एचपी वगैरह सारा कुछ इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो और कुछ छोटे मोटे पॉइंट छूटे हुए हैं वो सारे हम कर लें। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे पहले आप थ्योरी की स्टार्ट कर रहे हो, थ्योरी पढ़ना शुरू करोगे इस चैप्टर को सबसे इम्पोर्टेंट समझकर, लेकिन इस चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है। थ्योरी तो इस चैप्टर की मैं बता दूंगा। जैसे करंट की बात है, करंट हमारे पास सभी बच्चों को पता है भी करंट क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आई इज इक्वल टू वी बटा आर हमारे पास फॉर्मूला है। अकेला इस फॉर्मूले को सभी को पता है, इस फॉर्मूले के बारे में। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप में बन सकते हैं इस फॉर्मूले बेस से, थोड़े से घुमा, वो कैसे हम कवर करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज के बारे में सभी को पता है, वोल्टेज के बारे में, रेजिस्टेंस, पावर, ये लगभग पता है। लेकिन यहाँ से इसकी मैंने आपको बता रखा है, लिमिट तो इसकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। जितनी बात हम इसके अंदर मेन मेन चीज़ डिस्कस करेंगे, एक बार आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा भी कौन सा टॉपिक किस टाइप में है। उसके बाद इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या होती है, इस चैप्टर की खास बात होती है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो सबसे बेस्ट।
जैसे मैथ, मैथ के अंदर सर आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, कोई मान लो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है वो करवा दिया पूरा। अब करवाने के बाद क्या होता है, करवाने के बाद हमारे पास रहेगा पॉइंट क्या, कि मैथ की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सेम मैथ जैसा ही टॉपिक हमारे पास ये है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर फॉर्मूलाज है काफ़ी, और फॉर्मूले भी बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है फॉर्मूले कैसे याद करें। फॉर्मूलों का कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता भी, ठीक है, रट्टाफिकेशन कभी याद नहीं होगा फॉर्मूले। फॉर्मूले याद करने के तरीके हमारे पास है प्रैक्टिस। जो मान लो भी करंट्स के बेस पर जो भी कोई क्वेश्चंस बनाए फॉर्मूले के जो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से क्या है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे उस न्यूमेरिकल में, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। थ्योरी के अंदर कम से कम मान के चलो अगर आप 500 प्लस, ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। और थ्योरी भी, ये तो है नहीं भी थ्योरी के अंदर पूरा थ्योरी नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, थ्योरी पढ़ने की बात नहीं है इसमें, लॉजिक की बात है, दूसरा फॉर्मूले की बात, ये चीज़ ज़रूरी है। तो मैं आपको इस तरीके से सारे पॉइंट करवाऊंगा कि एक बार आप सारी क्लास देख लोगे तो लास्ट में आप ये समझोगे अपने आप सारी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। हाँ, किसी टाइप की प्रेशर लेने की जरूरत है, अभी हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, याद मैं करवाऊंगा अपने आप तरीके से कैसे होते हैं वो सारी चीज़। लेकिन क्लास क्लास जो है वो रेगुलर तरीके से देखनी पड़ेगी, रेगुलर क्लास देखेंगे तभी हमें सारा पॉइंट याद होगा, बीच में क्लास को एक मिस नहीं कर। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा रहेगा, सबसे पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी लिखो या फिर हम लिखते हैं डीसी सर्किट। डीसी सर्किट हमारे पास है टॉपिक का नाम, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई अलाउ नहीं है इस क्लास में, एक बार नीचे बैठो सर। बाद में सारा बताऊंगा इस क्लास के बाद में, ठीक है, एक बार बैठो। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है डीसी सर्किट, ठीक है ना। इस तरीके से एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे करना है। डीसी सर्किट में आप सभी को पता है कोई भी सर्किट है, पहले तो हमें सर्किट के टाइप पता होना चाहिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट, टाइप्स ऑफ सर्किट जो हमारे पास परिपथ है, ये कितने प्रकार के सर्किट होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। सर्किट की बात करें, हमारे पास सर्किट नॉर्मली 3 टाइप के हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है, एक तो होगा ओपन सर्किट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है क्लोज सर्किट, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। इस तरह से 3 टाइप के हमारे पास सर्किट बनते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तीनों सर्किट में है क्या चीज़ ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास हम देखते हैं अभी ओपन सर्किट में क्या कुछ बातें हैं, और यहाँ से सर्किट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना, और पूछे भी गए हैं एग्जाम के अंदर। तो ये पॉइंट क्या देखो, सबसे पहले हमें तीनों सर्किट के बारे में देखते हैं। ओपन सर्किट, ओपन का मतलब आप सभी को पता है खुला परिपथ, ठीक है ना, खुला है। अब आप सभी को पता है ये हमारे पास एक रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से एक वायर हमारे पास ये है, एक वायर हमारे पास ये रहेगी। उसके बाद इसको हमने यहाँ से किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर इसके साथ हम ये कनेक्ट कर दें तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओपन, हमने ये ओपन कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास है ओपन सर्किट, इसे बोलेंगे ओपन सर्किट, खुला सर्किट। ये रजिस्टेंस होता है, किसी भी सर्किट के अंदर बात करें या फिर किसी भी ब्रह्मांड के अंदर ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं है जिसके अंदर प्रतिरोध ना हो। खुद के अंदर भी प्रतिरोध होता है, रुकने की क्षमता हर एक के अंदर होती है, तो प्रतिरोध हर एक चीज़ के अंदर है। कोई भी आप चीज़ बनाओगे तो उसके अंदर प्रतिरोध बनाना जरूरी होता है, उसका आंतरिक होता है, ठीक है ना। फोन है, फोन में प्रतिरोध है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध खुद का होता है कुछ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का भी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बताते हैं ह्यूमन बॉडी का। तो ये हमारे पास है वोल्टेज सोर्स, यहाँ से ओपन कर दिया। अब वोल्टेज सोर्स का, वैसे वोल्टेज का काम होता है एक प्रकार से दाब देना,
वोल्टेज एक प्रकार का दाब है, प्रेशर है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई भी टुंटी होती है, ठीक है ना, पानी वाली, नल वाली, ठीक है, उसमें क्या है, पाइप के अंदर पानी चलेगा, ठीक है ना, वो चलने वाला हमारे पास होता है करंट, पीछे से प्रेशर आएगा वो होता है वोल्टेज, बीच में रोकने वाला, हमने रोक दिया कुछ, वो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, जी ध्यान रखें। तो यहाँ से वोल्टेज है, दाब पड़ेगा, दाब पड़ेगा तो करंट चलना शुरू होगा यहाँ से, ठीक है ना, करंट चलेगा, लेकिन करंट को आगे चलने के लिए रास्ता नहीं है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए रास्ता है ही नहीं, तो हमारे पास इस कंडीशन में ओपन सर्किट में करंट कितना होगा, फिर करंट शून्य, करंट हमारे पास चलेगा नहीं, तो इसमें हमारे पास क्या है, करंट जीरो, करंट जीरो है, इसका मतलब करंट को रोकने वाला कौन होता है, रेजिस्टेंस। आप सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है, आई बराबर V बटा में R, ठीक है ना, या फिर आप ये लिखो एक और, R बराबर V बटा में I, ये फॉर्मूला तो सभी को पता ही, R बराबर V बटा में I। अब हमारे पास ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट क्या है, जीरो, तो करंट हमने जीरो लिख दिया नीचे, तो V है और I नीचे जीरो है, ठीक है ना, ये हमारे पास है R। एक बात ध्यान रखना, जिसको नहीं पता है, किसी के बटा में जीरो हो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अनंत, ठीक है ना, इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं। अब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, अनंत हो गई, यानी कि किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस अनंत है, उस सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो, यानी कि रेजिस्टेंस की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि करंट को वो चलने ही नहीं देगा, करंट की वैल्यू जीरो कर देगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछते, ये बात पूछते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा, ओपन सर्किट में आई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी। दो बात तो ये ध्यान, ठीक है ना, से ये सिंबल हमारे पास है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत लिख सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखें। ये पहला हमारे पास सर्किट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, आराम से बता दिया। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा हमारे पास जो सर्किट दिखाई दे रहा है ये है क्लोज सर्किट, ठीक है, दूसरा सर्किट होगा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट की बात करें, क्लोज का मतलब अब बंद है, ठीक है ना, क्लोज का मतलब बंद सर्किट हो। बंद का मतलब देखो भी, हमारे पास ये है एक रेजिस्टेंस, इस क्लास का मेन मकसद होगा बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना एक एक पॉइंट, इसको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल जीरो में है थ्योरी, वो भी आराम से इस क्लास को लगातार तरीके से देखेगा तो आराम से कवर कर सकता है ना। तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, इसको आता है सारा कुछ पॉइंट, अच्छी बात है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, अब ये क्या है, ओपन है, ये तो ये हमने ओपन बना दिया, हमें क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है। बंद करने का मतलब आप ये समझोगे भी, ये तो ये कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद नहीं होता, ये हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। बंद करने का मतलब क्या होता है, बंद करने का मतलब हमारे पास होगा, यहाँ पर हमने कोई लोड लगा दिया, बल्ब वगैरह लगा देंगे, ये हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाने का मतलब हमने ये बंद कर दिया, ठीक है, लोड लगाना होता है बंद करना। अब हमारे पास ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये ग्लो होगा, ग्लो कब होगा, जब यहाँ से हमने वोल्टेज दी, वोल्टेज देने के बाद दाब पड़ेगा, और दाब के कारण करंट हमारे पास इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, अभी क्लोज सर्किट में तो करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो आपको ये बोल दें क्लोज सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, अनंत बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते अनंत, क्योंकि क्लोज सर्किट में फिक्स थोड़ी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, अनंत नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर जीरो नहीं है, जहाँ पर आर जीरो होगा वहाँ पर करंट अनंत होगा, यहाँ पर आर इन आई हमारे पास जीरो है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, अनंत है। अब शॉर्ट सर्किट बताऊंगा ना, उसमें उल्टा हो जाएगा इसका, ओपन का, ठीक है। पहले इसमें क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं कि करंट की वैल्यू हमारे पास, करंट चलेगा लेकिन हाई रहेगा, कोई फिक्स नहीं है भी करंट
2 एम्पियर है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर है, वो डिपेंड करेगा कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितने वोल्ट की बैटरी है ना, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इस कंडीशन में आर हमारे पास क्या होता है, आर थोड़ा कम होगा, ठीक है ना, चलने देगा करंट, ये चीज़ ध्यान रखें। ये हमारे पास हो गया इस सर्किट की बात, ठीक है, ये हमारे पास है क्लोज सर्किट की बात। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में देखो हमारे पास क्या है, अब हमने शॉर्ट कर देंगे सर्किट को, ठीक है, तो हमारे पास सर्किट होगा उसे हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट का मतलब ये हमारे पास रेजिस्टेंस और ये हो गया वोल्टेज सोर्स प्लस और माइनस, यहां से अब हमने इसको आपस में शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये होता है शॉर्ट करना, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने का मतलब हमारे पास क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट के अंदर हमेशा करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे बनी करंट की वैल्यू, आप सभी को पता है, आई बराबर वी बटा आर, ठीक है, वी तो हमारे पास सेम है, आर की वैल्यू कितनी रखें जिससे हमारे पास, हाँ जी बैठ जाओ, आर की वैल्यू कितनी रखें जिससे हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। कितनी वैल्यू रखेंगे आर की, आर की वैल्यू हम कितनी रखें जिससे करंट की वैल्यू जीरो इनफाइनाइट हो जाए, तो इसमें मतलब हमारे पास आर की वैल्यू हम जीरो रखेंगे। ये मैंने अभी पहले बताया था कि किसी के बटा में जीरो हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना, कि किसी के बटा में अगर जीरो होगा उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू किसकी जीरो है, रेजिस्टेंस की जीरो वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमने क्या किया है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो रख दी हमने, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो रखी तो वी बटा में जीरो, तो ये करंट की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये किस में होता है, ये हमारे पास होता है शॉर्ट सर्किट में। करंट की वैल्यू इनफाइनाइट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की जीरो, भी मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है ना। ये दो चीज ध्यान रखनी है शॉर्ट सर्किट के अंदर। एग्जाम में अगर सर्किट से कोई क्वेश्चन पूछे तो यहां से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सर्किट से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये चीज ध्यान रखनी। टाइप्स ऑफ सर्किट, सबसे पहला ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, खुला परिपथ है, खुले परिपथ में हमारे पास करंट क्या होता है, जीरो होगा, करंट जीरो तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अनंत होगा। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा भी, ठीक है ना, लेकिन हम नहीं बता सकते कितना फ्लो हो रहा है, हाई या लो के हिसाब से चलना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में अब शॉर्ट कर दिया तो करंट के लिए पूरा रास्ता मिल गया, कहीं रोकने वाला बंदा कोई है ही नहीं, करंट हमारे पास रोकने वाला नहीं है, तो करंट क्या रहेगा फिर, अनंत रहेगा, और आर की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आप नीचे बैठो, देखो, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये जरूरी चीजें हैं। ये हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ सर्किट, ठीक है, सर्किट के बारे में मैंने बता दिया, बढ़िया तरह से स्लाइड सारी तैयार हो जाएगी एक एक करके। उसके बाद देखो अब सर्किट के अंदर हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, सर्किट में हमने वोल्टेज के बारे में देख रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में देख रहे हैं, करंट के बारे में देख रहे हैं, तो अब ये है क्या चीज़, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, इनके बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले चलने वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, करंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, करंट क्या होगा, ठीक है। तो सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट है, बार बार हम पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब हम बोलते हैं वैसे धारा, ठीक है, हिंदी में इसे धारा बोलते हैं, सभी को पता है भी। करंट की बात करें, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है ना, करंट को आई से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी, आई का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ये नहीं भी करंट हमारे पास सी से लिखा हुआ है, सी से नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये मत सोचना भी करंट हमारे पास सी शुरू है तो सी से लिख देंगे, सी से हमारे पास क्या बनता है, सी से क्या बनेगा, सी से एक तो कैपेसिटेंस, ठीक है, लेकिन डिनोट करने के लिए हमारे पास इकाई लिखें तो हमारे पास कुलाम होता है, ठीक है ना, कुलाम लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये पॉइंट आपको बता भी, आई से हमने डिनोट कर दिया करंट को। उसके बाद
करंट होगा क्या? करंट हमारे पास क्या होता है? करंट आप सभी को पता है भी, किसी भी बंद सर्किट में, किसी भी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को धारा कहते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास अगर बंद सर्किट है, यहाँ पर भी ध्यान रखना, कई बार ओपन सर्किट लिखा मिल सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है भी, किसी भी ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को क्या बोलेंगे, उसमें धारा नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। किसी भी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये तो परिभाषा सभी को पता है भी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक ये बल्ब बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तार है, ये बल्ब है। अब इस बल्ब की बात करें, बल्ब हमारे पास, बल्ब के दो तार हमने जोड़ दिए और बल्ब लगा रखा है। क्या बल्ब ऑन हो जाएगा सीधा? ऑन नहीं होगा, आपको पता। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो तार है, इनको सॉकेट वगैरह में डालना पड़ेगा, प्लस माइनस, यानी कि हमारे पास यहाँ से वोल्टेज देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इस बल्ब के अंदर खास बात क्या होती है, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हर एक चीज़ के अंदर, जैसे मैंने बताया भी, रेजिस्टेंस हर एक चीज़ के अंदर होता है ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, वैसे इलेक्ट्रॉन हर एक चीज़ में। ठीक है ना, कोई भी छोटे से छोटा कण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जरूर मौजूद होंगे, लेकिन उनको एनर्जी देने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमारे पास एक फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, खुद में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, एक्टिव होंगे। ये चीज़ है। तार है, अब सिंपल सा तार है, इस तार में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस तार में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए, एक्साइट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसे वोल्टेज देनी पड़ती है, ताप देंगे एक प्रकार का। जैसे आप देखते हो सोलर प्लेट है, घरों में सोलर प्लेट लगाते हैं, खेतों के अंदर आप सभी ने देखा होगा। अब सोलर का सिस्टम क्या होता है, सोलर प्लेट का, सोलर प्लेट में जैसे हमारे पास ये इस तरह से प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर एन टाइप होता है, यहाँ पर पी टाइप, हमारे पास चार जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। सोलर प्लेट के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर। जैसे ही सोलर प्लेट पर लाइट पड़ेगी, ठीक है ना, हीट पड़ेगी, हीट पड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या शुरू हो जाएंगे, एनर्जी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हलचल शुरू हो जाती है। कब शुरू होती है, जब इस पर कोई लाइट पड़ती है। इसी तरह से हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स यहाँ से जोड़ देंगे। वोल्टेज सोर्स जोड़ने के बाद हमारे पास इस सर्किट में से क्या फ्लो होगा, फिर पहले तो इलेक्ट्रॉन सो रहे थे सारे, जैसे ही दाब पड़ा, दाब पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है इनको करंट बोलेगा। अब चलो भी काम करो अपना जाके। ठीक है ना, तो मेन हमारे पास मालिक कौन हुआ, वोल्टेज। मालिक के नीचे क्या होता है, सुपरवाइजर बोलते हैं वैसे। ठीक है ना, मान लो सुपरवाइजर एक प्रकार का ये करंट है, और सुपरवाइजर के नीचे काम करने वाले कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, अब सारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलेगा करंट को, चलो भी फ्लो को, और जो बल्ब हमारे पास है उसको ऑन कर दो। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का, करंट का और वोल्टेज का सिस्टम होता है। आगे मैं और दिखाऊंगा आपको भी ये। अब देखो, एक तो ये हमारे पास हो गया अभी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, किसी भी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। पहली बात तो ये सभी को। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरी परिभाषा वैसे बढ़िया है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं और इससे फॉर्मूला भी बनता है। ठीक है ना, दूसरी परिभाषा हमारे पास क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, धारा कहते हैं। अब यहां पर चीज समझने वाली है, यहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का। आवेश का मतलब आप सभी को पता है चार्ज। ठीक है ना, प्रवाह का मतलब फ्लो। ठीक है, और दर का मतलब हमारे पास होता है रेट। ठीक है ना, किसी चीज की दर। कभी भी किसी भी पॉइंट के अंदर हमारे पास दर नाम लिखा हो, उसका मतलब मैंने बता रखा है क्या होता है, बटा में हमेशा टाइम लगाते। ठीक है ना,
दर लिखा होगा उसका मतलब बटा में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब ये किसकी दर है, आवेश की प्रवाह की दर। जिसकी दर होती है उसे लिखो आप ऊपर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास धारा का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हमारे पास इसको लिखे अलग तरीके से, क्या लिखेंगे, करंट, करंट बराबर चार्ज बटा में क्या होता है हमारे पास, टाइम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमारे पास फॉर्मूला कई बार पूछ ले एग्जाम में, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज और हमारे पास टाइम के साथ ये फॉर्मूला होता है। कई बार तो आपको ये लिखा मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसमें भी चेंज कर देंगे। क्या चेंज मिलेगी, या तो ये लिखें या फिर लिखा मिल सकता है, जैसे देखो, तो हमारे पास करंट है, करंट को किससे लिखते हैं, आई से, ठीक है। चार्ज को किससे लिखते हैं, क्यू से, ठीक है। बटा में टाइम को आप सभी को पता है टाइम में ही लिखते हैं, टी से लिखते हैं, सेकंड तो इसकी इकाई है, ठीक है। या तो ये लिखा मिलेगा फॉर्मूला आई बराबर क्यू बटा टी, ठीक है। टाइम बटा में हमारे पास है, इसका मतलब दर, किसकी दर है, आवेश की, ठीक है। तो परिभाषा क्या बताई मैंने, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी। या फिर कई बार ये लिखा मिलेगा आई बराबर डी क्यू बटा में डी टी, है ना, ये लिखा मिलता है, इसका मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आवेश के प्रवाह की दर का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज होना, कुछ ना कुछ टाइम के साथ, ठीक है ना, टाइम के साथ बदलाव होना, ठीक है। और बदलाव को हमेशा कैसे लिखते हैं, बदलाव को हमेशा डी लिखते हैं साथ में, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, ठीक है। यानी कि डी क्यू बटा में डी टी होता है। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ चार्ज जो है वो बदल रहा है। अगर टाइम के साथ चार्ज बदलेगा, सर्किट में क्या होगा, फिर करंट फ्लो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी परिभाषा है, उसकी पूरी मैंने बात बताई, ठीक है ना। अब चलेंगे आगे, और ये तो वैसे परिभाषा में बता रहा हूँ मैं, साथ साथ में बताता रहूँगा भी एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। दूसरी बात, और जो इतने मैंने बात लिखवाई वैसे एक बार लग रही है याद करने में दिक्कत, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन रिपीट करना पड़ेगा बहुत कुछ पॉइंट। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, यहाँ से इकाई लिखें तो इकाई हमारे पास, चार्ज की इकाई आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या होती है, कूलाम, ठीक है। और टाइम की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो कूलाम बटा में सेकंड किसकी इकाई होगी, ये हमारे पास करंट की इकाई बन जाती है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो चार्ज बटा में हमारे पास टाइम है, चार्ज की इकाई कूलाम, टाइम की इकाई सेकंड। तो कूलाम बटा में सेकंड किसकी इकाई हो गई है हमारे पास, करंट की इकाई। ये करंट की इकाई कोई एस आई इकाई नहीं है, एक तो होती है स्टैंडर्ड इकाई जो कि इंटरनेशनल पर्पज पर चलती रहेगी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड होती है, वो फिक्स रहेगी, ये इकाई फिक्स है। दूसरी हमारे पास होती है ड्राइव्ड इकाई, ड्राइव का मतलब व्युत्पन्न करना, उत्पन्न करना किसी चीज को, ठीक है। दो तरह की इकाई पढ़ते हैं हम। अभी देखो और पॉइंट देखते हैं करंट की बात चले, करंट लंबा चलेगा थोड़ा सा। उसके बाद देखो अगला पॉइंट हमारे पास, एक तो मैंने बता दिया अभी किसी भी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। दूसरा मैंने बता दिया आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आई बराबर क्यू बटा टी, ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका मैं तो मैंने बता रखा है, वैसे आई बराबर क्यू बटा टी है। अगर यहाँ से क्यू निकालेंगे तो टी इस साइड आके गुणा होगा, ठीक है। तो आई टी ये बोल सकते हैं, अगर यहाँ से हम क्यू निकालते हैं, क्यू निकालेंगे तो टी इस साइड आके गुणा हो जाता है, कोई चीज़ बटा में इस साइड आके गुणा होती है, क्यू बराबर आई टी। इसको याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, अभी क्यू आई टी आई की, इस तरह से याद रख सकते हो, क्यू आई टी या फिर क्यू आई टी आई की, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद है हमें, क्यू आई टी आई या फिर क्यू आई टी, ठीक है, तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए इसके बटा में चला जाएगा। एक चीज़ होती है, देखो याद करने का तरीका क्या होता है, एक ट्रेंगल बनानी होती है हमेशा त्रिभुज से, ठीक है। जैसे हमारे पास Q बराबर आई टी है ये,
ठीक है ना। इस त्रिभुज के अंदर ये तीन चीज हमें रखनी है। जो चीज बराबर में है वो लिखो एक साइड में, और जो हमारे पास बराबर के दूसरी साइड दे रखे हैं उनको लिखो नीचे आई टी। अब इस ट्रेंगल में क्यू आई टी, ठीक है ना। अब इससे तीन फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको। अगर चार्ज का फॉर्मूला निकालना है तो क्यू बराबर आई टी, करंट का फॉर्मूला निकालना है तो क्यू बटा टी, अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो क्यू बटे आई। इस एक फॉर्मूले से तीन बात याद हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है अभी, बाकी आगे इसी ट्रायंगल बहुत बताऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट देखो करंट के बारे में। अब करंट हमारे पास क्या कुछ पॉइंट होता है, सर्किट बता दिया। करंट के हमारे पास चार पांच जो फॉर्मूले हैं वो एक बार मैं और लिखवाता हूँ। करंट के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। एक तो हमने अभी डिस्कस किया है क्यू बराबर आई बराबर क्यू बटा में टी, ठीक है ना, पहला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर सारी बात वैसे मैंने बता रखी है। क्यू क्या होता है, चार्ज, और टी क्या होता है, टाइम। इससे इकाई बनाओगे तो गुलाम बटा में टाइम की इकाई क्या होती है, सेकंड, ठीक है ना। ये इकाई बन गई इसकी पहली इकाई। दूसरा पॉइंट आई बराबर वी बटा आर, ठीक है ना। आई बराबर वी बटा आर। अब आई बराबर वी बटा आर है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले की बात करें इसमें, वी क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। आर क्या होता है, रजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है ना। आर हमारे पास रजिस्टेंस या प्रतिरोध। यहां से इकाई बनाए तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, रजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम, ठीक है। पूरी थ्योरी के अंदर इस टाइप के पॉइंट करीबन हम हजारों बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाहे एक बार याद ना हो, दो बार याद ना हो, तीन बार ना हो, पांच बार ना हो, 500 बार ना हो, कभी ना कभी तो ये दिमाग में बैठेगी बात है। इतनी बार डिस्कस कर लेंगे इन पॉइंट पूरी थ्योरी में, ठीक है। तो बस लगातार देखना जरूरी है, लगातार करना जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आई बराबर, एक और फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, आई बराबर पी बटा में वी, ठीक है ना। ये सारे मैं फॉर्मूले, करंट के जो फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, पी क्या होती है अभी, पी पावर, और वी क्या होगा, ये होती है वोल्टेज, ठीक है ना। वी वोल्टेज। पावर की इकाई क्या होती है, पावर की इकाई होती है वाट, और वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। तो वाट बटा में वोल्ट, ये सारी इकाई हमने डिराइव की है। डिराइव का मतलब बताया व्युत्पन्न की है, इनको बनाया है हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से। अभी तक ऐसा इकाई नहीं लिखी मैंने करंट, वो आगे लिखेंगे। उसके बाद और चलो, आई बराबर, आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी गुणा में जी, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं आई बराबर बी गुणा में जी, ठीक है। यहां पर सारी चीजें क्या है, बी क्या होता है, अभी लिखा है हमने वोल्टेज, ठीक है। जी क्या होता है, जी क्या होता है, पता है किसी को, जी कंडक्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं इसके बारे में। कंडक्टेंस, ठीक है ना। वोल्टेज गुणा में कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखते हैं, चालकता, ठीक है। ये हमारे पास होती है चालकता, ये बन गया। अब यहां से इकाई निकालें इसकी, यहां से इकाई, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, अभी डिस्कस किया हमने। वोल्टेज की इकाई वोल्ट, और कंडक्टेंस की इकाई हो, ठीक है, ठीक है सर। कंडक्टेंस की इकाई हो, ये इकाई जरूर याद करनी है अभी, है। हाँ वो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ओम इनवर्स भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास वोल्ट गुणा में महो, या फिर महो की जगह साइमन लिख सकते हो, ओम इनवर्स, वो अलग अलग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं एक बार ही डिस्कस करें करंट के बारे में, आगे बहुत बार पॉइंट आएंगे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट। चलो एक और देखो,
करंट का और फॉर्मूला। एक और हमारे पास क्या दे रखा है इसी के अंदर, आई बराबर एन ई बटा में टी। क्या, आई बराबर एन ई बटा में टी, ये भी एक नया फॉर्मूला है, ये डिस्कस करना है। यहाँ पर सारी चीज, एन क्या है, एन क्या होगा, नंबर ऑफ, बिल्कुल सही बात, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गुणा में ई क्या होता है, ई खुद इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये हमारे पास होगा खुद उसके बाद बटा में क्या होगा, टी क्या होता है, टी हमारे पास टाइम, है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा में इलेक्ट्रॉन बटा में टाइम, इसका इतना ही ध्यान रखो, इसकी इकाई वगैरह कोई जरूरी नहीं। तो करंट के फॉर्मूले 1 2 3 4 5 कई फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अभी और भी डिस्कस, अलग अलग चीज़ के अंदर, जैसे कैपेसिटर होता है उसमें अलग करंट का फॉर्मूला, रजिस्टेंस के अंदर अलग फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आपको बोल दे पावर के साथ करंट का फॉर्मूला क्या है, तो पावर के साथ P बटा में V। अगर आपको बोल दे रजिस्टेंस या वोल्टेज के साथ फॉर्मूला क्या है, V बटा में R। अगर आपको बोल दे आवेश के साथ करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बटा में T। अगर आपको बोल दे कंडक्टेंस के साथ फॉर्मूला क्या है, V गुणा में G। अगर आपको बोल दे इलेक्ट्रॉन्स के साथ फॉर्मूला क्या है, Ne बटा में, ठीक है ना। ये फॉर्मूले है, बार बार न्यूमेरिकल करेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमने फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर लिए, कौन कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद कई बार पूछते हैं अभी करंट की हमारे पास SI इकाई, ठीक है ना। ये सारी जो इकाई हमने डिस्कस की है, ये सारी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड को बोलते हैं व्युत्पन्न, है ना, उत्पन्न हुई। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, करंट की सीजीएस इकाई, ठीक है ना। सीजीएस से पहले SI लिखेंगे, करंट की SI इकाई, ठीक है। करंट की SI इकाई, करंट की SI इकाई हमारे पास क्या होती है, देखो SI इकाई हमारे पास क्या रहेगी, ये आप सभी को पता है भी, एम्पियर, एमबीपी। करंट की SI इकाई क्या रहेगी, एम्पियर। ये तो सभी को पता भी है, सिंपल क्वेश्चन भी है, जेई लेवल तक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। जेई का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी पूछते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में मान लो 100 क्वेश्चन आने टेक, 100 में से 50 क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं, 25 30 क्वेश्चन इतने आसान होंगे, आपको लगेंगे भैया इतना आसान लग रहा है पेपर, ठीक है। उनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं, और आसान के चक्करों में हम गलत कर देते हैं, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी हो सकता है, करंट की इकाई पूछ उसकी गलत कर देंगे फिर हम, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, जेई लेवल तक पूछा गया है। तो करंट की SI इकाई हमारे पास होगी एम्पियर। दूसरा पॉइंट देखो, अगला हमारे पास पॉइंट जो है करंट की, हमें अगला पॉइंट देखना है, करंट की CGS इकाई, ठीक है। करंट की CGS इकाई क्या होती है, ये आपको पूछ लें, तो करंट की CGS इकाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं BIOT, ठीक है ना, BIOT, बायोट बोलते हैं, ठीक है ना, बायोट। बायोट, ठीक है, ये हमारे पास रहेगी करंट की CGS इकाई, इसे बायोट लिखते हो, ठीक है, बाद में 10 बजे। अब देखो बायोट की बात करें, यहां से एक चीज याद रखना बायोट के बारे में, कि एक बायोट बराबर क्या रहेगा, 10 एम्पियर के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक बायोट बराबर 10 एम्पियर याद रखना है, ठीक है ना, एक बायोट बराबर 10 एम्पियर। अब करने में तो मैंने जो ये पॉइंट बताया, लगभग मान लो भी 30 40 मिनट लग गए होंगे, समझने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप रिवीजन करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो 10 मिनट में कर सकते।
ठीक है ना, जितना करवाया उनको एक बार दोबारा रिवीजन जरूर जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, एक और, एक आपको पूछ लेते हैं, करंट की हमारे पास एक इकाई और है EMU, ठीक है ना। तो करंट की EMU इकाई, ठीक है ना, EMU इकाई क्या होती है अभी, ये आपको पता होना चाहिए, AB एम्पियर, एब एम्पियर, ठीक है ना, एब एम्पियर। एग्जाम में कम चांस है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का, बाकी बस याद रखो आप कई बार थोड़ा सा अलग पॉइंट देखने के। करंट की हमारे पास EMU इकाई क्या रहेगी, वो हमारे पास है एब एम्पियर, ठीक है। क्या चीज़ है, हाँ वो आप लगभग स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, इस टाइप में लिख सकते हो आप, है ना, ये कम पूछने का चांस है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, यहाँ तक तो जितनी भी इकाई हमारे पास बनती है करंट की लगभग मैंने बता दिया, ये तो ध्यान रखना है, बायोट का जरूरी है अभी। एक बायोट बराबर 10 एम्पियर, ठीक है ना। मान लो हमारे पास कोई सर्किट है ये, ठीक है, इस सर्किट में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो कितने बायोट हो गया फिर, 20 एम्पियर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो कितने बायोट हमारे पास करंट होगा, दो हो गया बस, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 10 एम्पियर का एक बायोट होता है और यहाँ भी 10 एम्पियर का हमारे पास क्या रहेगा, एक बायोट होगा, ये कितना हो गया, दो बायोट बन जाता, ठीक है। कई बार एम्पियर ना पूछ के बायोट में पूछ ले, चीज ध्यान रखनी, ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो हमारे पास जितनी भी इकाई वगैरह वो बता दी मैंने। उसके बाद अगला पॉइंट, करंट जो हमारे पास है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी का मतलब कौन सी राशि होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास राशि की बात करें, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, ये साइंस का टॉपिक है वैसे। एक तो हमारे पास होती है स्केलर, ठीक है, एक हमारे पास होती है वेक्टर। स्केलर को हम बोलते हैं क्या, एदिश, ठीक है, एदिश राशि। वेक्टर को क्या बोलते हैं, सैदिश राशि, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहां से देखो, यहां से नाम से पता चलेगा आपको, सैदिश का मतलब, दिश का मतलब होता है दिशा, ठीक है, दिशा, और सै का मतलब साथ साथ। इसमें क्या होता है कि दिशा के साथ साथ क्या रहेगा, दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना, परिमाण भी होता है इसके अंदर, दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड होगा। यहां पर सिर्फ क्या होगा हमारे पास, एदिश, दिशा नहीं होगी, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो एक हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कई बार पूछ लेते हैं, अभी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, वहां से पूछ सकते हैं भी कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है। उसके बाद दूसरा पूछ लेंगे करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, पावर के बारे में, कौन सी क्वांटिटी है, ये पता होना चाहिए। देखो ये हमारे पास कौन सी राशि होती है करंट की, करंट हमारे पास होगी 35, ठीक है ना। करंट एक अदिश राशि होती है, ठीक है। करंट हमारे पास क्या होती है कि अदिश राशि होगी, इसके अंदर क्या होगा, दिशा नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। कई बुक के अंदर करंट को थोड़ा सा अलग तरह से परिभाषित भी करते हैं, करंट एक तो स्केलर भी है, वेक्टर भी, एक तीसरी राशि हमारे पास और है, ठीक है ना। उस टाइप का आपको चक्रों में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट याद रखो करंट हमारे पास कौन सी राशि है, करंट हमारे पास अदिश राशि है, बस यहाँ तक अगर पॉइंट पूछे तो, ठीक है। तो ये बात तो हमारे पास हो गई। उसके बाद देखो करंट हमारे पास किसके कारण फ्लो होता है अभी, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। करंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। मेन जो रहेगा करंट हमारे पास, वोल्टेज प्रेशर पड़ेगा तभी करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता है। वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, करंट को
मापने के लिए, ठीक है ना। करंट को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम? करंट को मापने के लिए हमारे पास कौन सा मीटर होता है? एमीटर, ठीक है। एमीटर बोल दो या एम्पियर मीटर बोल, बात एक ही है। एमीटर है या एम्पियर मीटर है, एक ही रहेगी, करंट को मापता है। के बाद देखो, एक तो होता है एमीटर, एक आपने नाम सुना होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर भी नाम सुना होगा। एक हमारे पास क्या होता है? सीटी होता है। सीटी का मतलब से बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। करंट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर। अब देखो एमीटर हमारे पास जो नॉर्मल कोई सर्किट हमारे पास है, ठीक है ना, लो वैल्यू का किसी के अंदर करंट है, तो हम एमीटर से माप सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? लो वैल्यू, ठीक है, लो वैल्यू करंट को मापने की, करंट को मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये नहीं होता भी एमीटर, गैल्वेनोमीटर भी करंट मापता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मापता है, लेकिन ये नहीं भी एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? यह यह करंट की उपस्थिति बताता है, ठीक है। इस सर्किट में करंट है या नहीं, उसकी उपस्थिति कौन बताएगा? सिर्फ गैल्वेनोमीटर। मापता नहीं है ये सिर्फ उपस्थिति बताएगा भी करंट चल रहा है क्या सर्किट में, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है? कंपास सुई, आप नीडल देखते हो, रहेगी कंपास रहेगी, जैसे ही हम वायर, मान लो तार है, इस तार के नजदीक हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, नजदीक लेके आएंगे, क्या होगी? एक्ट करेगी। अगर इस तार में करंट है तो डिफ्लेक्ट करेगी, अगर तार में करंट नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये करंट की उपस्थिति बता रहा है, सर्किट में करंट है या नहीं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है गैल्वेनोमीटर की बात। उसके बाद यहाँ पर एक और लिखा हुआ है करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर का मतलब हमारे पास यह है हैवी करंट को मापने के लिए, हैवी करंट को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो करंट होता है, हैवी करंट है, उसको मापने के लिए सीटी का यूज़ करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर है, इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये अलग अलग टॉपिक अलग भी आएंगे सारे, सीटी का स्पेशल टॉपिक है, वो आगे डिस्कस करें। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर इसी को बोलते हैं, एमीटर, कोई फर्क नहीं है, मीटर बोलो चाहे एम्पियर मीटर बोलो, ठीक है, बात एक ही है। ये बात क्लियर है। उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है एमीटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से भाई, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं एमीटर। अब आप सभी को पता है एमीटर जो है वो करंट को मापने के लिए काम आएगा, ये तो सभी को पता है। करंट को कैसे मापेगा? ये सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ते हैं एमीटर को, ठीक है ना। ये आपको पता है एमीटर, एमीटर इसके साथ सीरीज में लोड के साथ, ठीक है ना, ध्यान रखना, एमीटर लोड के साथ, लोड के साथ सीरीज में, सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। एमीटर हमारे पास क्या रहेगा? लोड के साथ सीरीज में जोड़ेंगे, ना कि पैरेलल में। बाद में 10 बजे। उसके बाद क्या रहेगा देखो, अब लोड के साथ हम सीरीज में जोड़ देंगे, कई मान लो थोड़ा से उल्टे दिमाग के हैं, उन्होंने पैरेलल में जोड़ दिया, फिर क्या हो जाएगा?
फिर हमारे पास एम मीटर जल जाता है। ठीक है? अगर हम क्या करें, ये पॉइंट पेपर में आता है प्रश्न ये, अगर एम मीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो एम मीटर जल जाएगा। ठीक है? एम मीटर क्या है, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये तो अलग से पॉइंट है, इसको याद भी रखना जरूर। अब लोड के साथ सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, देखो भाई, हमारे पास मान लो एक लोड है। लोड किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे हमारे पास मान लो बल्ब लगा दिया, हीटर लगा दिया, किसी प्रकार का लोड हम जोड़ सकते हैं। अब क्या है, हमें यहाँ पर एमीटर लगाना है, ये एमीटर लगाया, ठीक है, या और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है वी। मेरे पास एमीटर क्या है, इस लोड के साथ है, सीरीज में है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान। ये हमारे पास हो गया एमीटर। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या पूछ सकते हैं, एमीटर से हम क्या मापते हैं, करंट को। अब करंट को मापने के लिए इसमें से करंट चलाना पड़ेगा, तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। रजिस्टेंस कम रखेंगे तभी इसके अंदर से करंट चल सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, एमीटर का जो हम क्या करते हैं, रजिस्टेंस की बात करें, क्या होता है हमारे पास, लो वैल्यू का होता है। ठीक है ना, एमीटर का रजिस्टेंस क्या होता है, लो वैल्यू का। ओके, यहाँ तक ध्यान रखना है। उसके बाद देखो सीधा एग्जाम में छपने वाले 2 क्वेश्चन है। 2 चीज़ क्या रहेगी, एक तो हमारे पास क्या होता है, वैसे एमीटर की बात थोड़ी सी और से डिस्कस कर लेते हैं। एमीटर हमारे पास 2 टाइप के एमीटर होंगे। एक तो हम डिस्कस करते हैं आइडियल एमीटर, ये पेपर में आ सकता है इस टाइप का आइडियल। दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल एमीटर। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श, बिल्कुल शुद्ध चीज, आदर्श चीज, जिसे हम आइडियल मानते हैं। ये आइडियल चीज हमेशा आइडियल ही रहता है, प्रैक्टिकल संभव नहीं होता है। प्रैक्टिकल में कभी भी चीज ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ आइडियल चीज है ये। आइडियल हमारे पास जो एमीटर है, इसका आपको पूछेंगे एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल हमारे पास एमीटर है, इसका आंतरिक रेजिस्टेंस आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे, ये चीज जरूरी है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, RINT। ठीक है ना, आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस। अब देखो हमारे पास आइडियल एमीटर है, बिल्कुल शुद्ध एमीटर है, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0, भी वो शुद्ध होगा। ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है, आइडियल एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लेते भी। ठीक है, आइडियल एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडियल एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस हमारे पास 0 होता है। दूसरा देखो पॉइंट, उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि नॉर्मल हमारे पास एमीटर है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है नॉर्मल एमीटर का। अगला पॉइंट हमारे पास है नॉर्मल एमीटर। नॉर्मल एमीटर में आपको पूछेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। अब ये आइडियल तो है नहीं, ये नॉर्मल है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, कम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, कम। ये 2 चीज़ ध्यान रखें। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछते हैं, एमीटर हमारे पास आइडियल अगर एमीटर है, आइडियल एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस और नॉर्मल एमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 चीज़ ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। ठीक है ना, इस टाइप का प्रश्न बनता है। समझ में आ गया पॉइंट इतना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, बाकी एक बार मेरे हिसाब से इतना बहुत है, और फिर भी धीरे धीरे स्टार्ट किया है हमने, इसका फ्लो धीरे बढ़ा देंगे। हाँ जी सर।
हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बस हाँ, आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य, ठीक है। नॉर्मल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है। क्या चीज़ है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एमीटर एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों सप्लाई में यूज, ठीक है ना। तो अभी इतना ही, बाकी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा देंगे। जितना करवाया है उसको एक बार रिपीट जरूर करना, शायद एक दो पेज लिखे होंगे, 1.5 पेज बना होगा सारा, ठीक है। समझाने में टाइम लगा है, लेकिन आप रिपीट करोगे तो टाइम नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। थ्योरी बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से शुरू किया है अभी, इसको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, तो अगर इस क्लास को रेगुलर तरीके से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आपको आएगा, ठीक है। चलो फिर अब नहीं